Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हर रोज की तरह हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज की खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले फटाफट आपको ये बता देते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जो कि हमारे इस कार्यक्रम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। नज़र डालते हैं ऑन द शो पर। तो बोनस पॉइंट में आज हम शुरुआत करेंगे सोयाबीन की खबर के साथ। इस साल सोयाबीन के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जानेंगे कि आखिर में इसका क्या असर देखने को मिल सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को मिलने जा रहे हैं बेल आउट को लेकर के है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि इन कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए का बेल आउट मिल सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं। क्या कुछ वो शर्तें हैं और ये पूरा मसला है क्या, इस पर होगी अंशुमान सर से डिटेल में बातचीत। इसके बाद बात करेंगे कॉपर की कीमतों को लेकर के। जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है, लंदन मेटल एक्सचेंज पर भाव $11,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और घरेलू मार्केट में कीमतें $1,000 किलो के ऊपर पहुंच चुकी हैं। अब इस तेजी का क्या मायने हैं, इस पर होगी बातचीत। अगली खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया भर में जा रही नौकरियों को लेकर के है। कई कंपनियों ने नौकरियों में छंटने की घोषणा कर दी है। इसके बाद अमेरिका में घटी ब्याज दरों का भी विश्लेषण होगा। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अंशुमान सर से समझेंगे कि इस कटौती के क्या संकेत हैं और पॉवेल साहब ने जो कुछ कहा है उसके मायने भविष्य को लेकर के क्या निकाले जाने चाहिए। और आखिर में बात होगी चीन और अमेरिका के बीच होने जा रही ट्रेड डील को लेकर के। जी हाँ, इस खबर का होगा डिटेल में विश्लेषण। जानेंगे कि अमेरिका क्या छूट दे रहा है और चीन किस शर्त पर हुआ है राजी। इन तमाम खबरों पर डिटेल में होगी बातचीत, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर के साथ कार्यक्रम का आगाज करेंगे। विदेशों से आने वाली पेमेंट को लाभार्थी के खाते में जल्द पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ने नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत बैंकों में पेमेंट पहुंचने पर बैंक को खाते में जल्द ट्रांसफर करना होगा। अगर बैंक खुला होने के समय उसके पास पेमेंट आती है तो उसी दिन लाभार्थी के खाते में जो रकम है वो ट्रांसफ़र होगी और बैंक बंद होने के बाद पेमेंट पहुंचती है तो अगले दिन बैंक खुलते ही ट्रांसफ़र की जाएगी। सर, है तो अच्छा कदम, लेकिन आखिर में इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? रिजर्व बैंक आखिर में कर क्यों रहा है? ये तो मांग पहले से ही थी और दुनिया में चूंकि अब ऑनलाइन ट्रांसफर के बाद इतना समय लगता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में, ये बेनिफिशरीज के लिए अच्छा नहीं था। दूसरी बड़ी चुनौती जो पूरी दुनिया के बैंकों के सामने आ रही है, जिसके संकेत आपको इस फैसले में दिखाई दे सकते हैं जो आरबीआई ने किया है, जिसके तहत सेम डे ट्रांसफर क्लियर हो जाएंगे बैंक के अकाउंट में। वो बड़ी वजह है स्टेबल कॉइन की चुनौती, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो लाइटनिंग फास्ट हैं, बेहद तेज़ी से कुछ सेकंडों में कुछ मिनटों में हो जाते हैं। स्टेबल कॉइन कंपनियां क्रेडिट कार्ड कंपनियों के साथ, बैंकों के साथ काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में अब बहुत सारे मनी रेमिटेंस करने वाले लोग या जो परिवार बाहर रहते हैं वो इन विकल्पों की तलाश कर रहे हैं जिससे कि उनका पैसा सीधे अकाउंट में तुरंत पहुंच सके। और इसलिए आरबीआई को ये फैसला लेना पड़ा कि अब रिसीट्स या फंड्स जो हैं वो रिसिपेंट के अकाउंट में तत्काल क्लियर हो जाएंगे। और इसके लिए भारतीय बैंकों को उन अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ भी तालमेल बिठाना होगा जिनके जरिए ये पैसा आ रहा है या जिस पेमेंट गेटवे या वॉलेट के जरिए पैसा लाया जा रहा है। जी, इस बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पीले मटर पर इंपोर्ट ड्यूटी की घोषणा कर दी है। 1 नवंबर से पीले मटर के इंपोर्ट पर 10% स्टैंडर्ड ड्यूटी और 20% एआईडीसी शुल्क लगेगा, यानी कुल मिलाकर के 30% की ड्यूटी लगेगी। सरकार ने ये ड्यूटी ऐसे समय पर लगाई है जब देश में चने की खेती शुरू हुई है। सर, ये सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी आखिर में क्यों लगानी पड़ी इस पीली मटर पर?
बाजार के लिए कई तरीके के संकेत इसमें छिपे हुए हैं। एक तो हमने आपको बताया था कि दलहन की कीमतें लगातार एमएसपी से नीचे चल रही हैं। सरकार को एक बड़ा मार्केट इंटरवेंशन कार्यक्रम लॉन्च करना पड़ा है, जिसके जरिए सरकार एमएसपी पर दलहन की और तिलहन की खरीद शुरू करेगी। इस फैसले से बाजार को ये संकेत मिलेगा कि इंपोर्ट महंगा हो रहा है और इससे बाजार में थोड़ा कीमतें सुधरने की संभावना है। दूसरा ये कि चूंकि येलो मटर या ये जो पीली दाल है, ये भारत के दलहन का इंपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा है। इसका इंपोर्ट घटने के साथ किसानों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अपनी बुवाई और सोइंग बढ़ा सकें, क्योंकि रबी की पल्सेस की सोइंग अब शुरू हो रही, जिसके कुछ आंकड़ों पर हमने कल चर्चा भी की थी। तो दलहन पर इंपोर्ट ड्यूटी की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस साल जुलाई अगस्त में भी प्रमुख व्यापारियों ने, संगठनों ने इस बात की मांग की थी कि इस पर 50% के आसपास ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन हालांकि सरकार ने उतनी ड्यूटी नहीं लगाई, पर 30% के आसपास की ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है। दूसरी तरफ इसका असर हमें बाजार में कुछ दलहनों की कीमत पर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है, अगर खरीफ के आंकड़े दलहन के उत्पादन में बड़ी गिरावट का संकेत देते हैं। क्योंकि खरीफ के आंकड़े अभी आए नहीं हैं, सरकार ने खरीफ के अनुमान जारी नहीं किए हैं, इसलिए यह माना जा रहा है कि दलहन की स्थिति बाजार के हिसाब से ठीक है। बाजार में सप्लाई ज़्यादा है, कीमतें दबी हुई हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में बाजार को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए सरकार ने इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। जी, इधर देश में इस साल सोयाबीन के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में भारी गिरावट आई है। सोयाबीन इंडस्ट्री के संगठन सोपा के मुताबिक अक्टूबर से शुरू हुए नए ऑयल वर्ष 2025-26 की शुरुआत सिर्फ 4.66 लाख टन पुराने सोयाबीन के साथ हुई, जबकि पिछले साल कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 8.94 लाख टन था। पुराने स्टॉक्स कम होने से बाजार के अंदर सोयाबीन की सप्लाई सीमित रह सकती है। सर, ये जो स्टॉक्स घटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या प्राइसेस बढ़ सकती हैं? कैसे देख रहे हैं इम्पैक्ट आप? ये भी हमें लग रहा है कि बाजार में प्राइसेस में थोड़ी बढ़ोतरी के तौर पर नजर आएगा। हालांकि सोयाबीन की स्थिति भी लगभग वही है जो दलहन की, हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। सोयाबीन की कीमतें भी दबी हुई हैं, लेकिन अब जो सोयाबीन की स्टॉक की पोजीशन है वो बाजार में खाद्य तेलों की और खासतौर से सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी का आधार तैयार करेगी। यहां भी उस बड़े आंकड़े का इंतजार है कि खरीफ के में फसल के उत्पादन का आकलन क्या आने वाला है, इस पर को बाजार इंतजार कर रहा है। लेकिन ये कमी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की कमी निश्चित तौर पर बता रही है कि सोयाबीन की कीमतें आने वाले दिनों में थोड़ी बढ़त की तरफ जा सकती हैं। ठीक बात। इस बीच ग्लोबल मार्केट में फर्टिलाइजर महंगा होने और घरेलू स्तर पर उत्पादन घटने की वजह से इस साल फर्टिलाइजर इंपोर्ट की लागत बढ़ने की संभावना है, जिस वजह से सरकार की फर्टिलाइजर सब्सिडी बजट अनुमान से 15% बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.92 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सर, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ने की बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? दो बड़ी वजह हैं। पहली चीज तो आप मुख्य रूप से मानिए जो भीतर की बात है वो रुपए की कमजोरी है। क्योंकि रुपए की कमजोरी के कारण फर्टिलाइजर के इंपोर्ट्स महंगे हुए हैं, तो ये इंपोर्ट की साइड की सब्सिडी है। और जो कीमतों में बढ़ोतरी दिख भी रही है आपको, यूरिया की या डीएपी की, इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी बहुत कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन बड़ा असर रुपए की कमजोरी का दिख रहा है। ये इनके कच्चे माल, इन फर्टिलाइजर्स के कच्चे माल इंपोर्ट होते हैं और उनकी कीमतें बढ़ रही, तो सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ी और ठीक ठाक करीब 15% की सब्सिडी बढ़ानी पड़ी। पर दूसरा बड़ा पहलू यह है कि हमने इस साल चूंकि मानसून अर्ली था तो रिकॉर्ड फर्टिलाइजर की डिमांड भी देखी है, और वो भी एक बड़ी वजह है। भारतीय उत्पादन में कमी है, उसने भी बाजार में इस तरीके का दबाव बनाया है कि कीमतें ना बढ़ें, इसलिए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ रही है। पर यह सब्सिडी मुझे लगता है इसके बाद हम जो अभी आंकड़े मिल रहे हैं तो 15% बढ़ोतरी की है। एक और बढ़ोतरी सरकार को फर्टिलाइजर सब्सिडी में करनी पड़ सकती है रबी की फसलों से पहले, इस तरीके का संकेत बाजार दे रहा है। जी, इधर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए सरकार नई योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए का बेल आउट दिया जा सकता है। लेकिन बेल आउट तभी मिलेगा जब वे निजीकरण की राह पर आगे बढ़ेंगी। निजीकरण के अलावा कंपनियों को टैरिफ बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन बेहतर करने के लिए भी कहा जा सकता है। सर, ये बिजली कंपनियों के लिए जो सुधार हो रहे हैं, क्या कुछ इसके अंदर नियम होंगे, क्या प्रावधान होंगे, और ये जो पुराना प्लान था उससे अलग कैसे हो सकता है? विपुल जी, ये दुख दूर नहीं होता।
एक दशक हो चुका है, 12-13 साल हो गए हैं भारत में, और अगर इसे थोड़ा और पहले देखें पिछली सरकार में तो लगभग 20 साल हो गए हैं, लेकिन भारत सरकार अपनी बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत नहीं सुधार पाती। बेल आउट पर बेल आउट की लाइन लगी, हम आपको बताएंगे बेल आउट की लाइन लगी हुई है। इसके बाद भी बिजली कंपनियों की स्थिति यह है कि अभी भी 2023 के जो आंकड़े हमारे सामने हैं 2024 के, उस हिसाब से 68 से 70,000 करोड़ रुपए का लॉस है। 7.4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में फंसी हुई बिजली वितरण कंपनियां हैं। उपभोक्ताओं के निगाह से देखें तो उनके लिए तो बिजली लगातार महंगी हो रही है, वो नियमित रूप से अपना बिल भी चुका रहे हैं, उसके बाद भी डिस्कॉम्स घाटे में हैं और बने हुए, और इन्हें बार बार बेल आउट देना पड़ता। अब ये जो नया बेल आउट आया है इसे समझते हैं इसमें क्या है। इस प्लान में डिस्कॉम को प्राइवेटाइज करने की तैयारी की गई, और ये बड़ी खबर है, बहुत महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है अगर राज्य सरकारें इसे लागू करें। पहली तो सबसे बड़ी चीज है कि अब कोई भी सरकारी बिजली वितरण कंपनी जो राज्य में चलती, डिस्कॉम का मतलब है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो राज्य सरकारें चलाती, जिनको बिजली वितरण निगम कहते हैं, उनके कई तरीके के नाम हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में। सरकार ने यह कहा है कि इस नए प्रस्ताव के तहत अब इन कंपनियों को प्राइवेटाइज करना होगा और एक्सचेंज पर लिस्ट कराना होगा। इन स्टॉक मार्केट में डिस्कॉम्स की लिस्टिंग की तैयारी करनी होगी। राज्य चाहे तो नई कंपनियां बना सकते हैं या पुरानी कंपनियों में से 26% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को देनी होगी। यानी जो निजी बड़ी बिजली कंपनियां हैं उनके लिए सरकारी डिस्कॉम में हिस्सेदारी लेने का रास्ता खुल गया है। जो भारत के बड़े बिजली घराने हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो पहले से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अडानी, टाटा और बड़ी कंपनियां। एक और शर्त रखी जा रही है कि कुल खपत का 20% बिजली बिजली प्राइवेट कंपनियों से आएगा तभी पैकेज मिलेगा। यानी सरकार को दी जाने वाली बिजली के अलावा उन्हें प्राइवेट सेक्टर्स को से उतनी बिलिंग करनी होगी। जो पैकेज है उसमें सरकार या तो ब्याज मुक्त सस्ता लोन देगी या फिर कर्ज कम करेगी, बकाया चुकाया जाएगा। इस मामले में जो पूरा पैकेज है, ये भी संकेत है, इस मामले में पूरा पैकेज फरवरी के बजट में आएगा, क्योंकि इस पर वित्त मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय बात कर रहे हैं। फर्क यह है पिछले से कि पहले केवल सरकार पैसे देती थी, डिस्कॉम्स को कर्ज देती थी, सुविधाएं देती थी तरह तरीके की। अब इन्हें स्पष्ट रूप से सुधारों की शर्त लगा दी गई, और पहली बार भारत में डिस्कॉम्स के इतने बड़े प्राइवेटाइजेशन की, पूरे देश के राज्य की बिजली वितरण कंपनियों की इतने बड़े प्राइवेटाइजेशन की तैयारी की गई है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट की शर्तें रखी जाएंगी और सरकारी मोनोपोली अब बिजली वितरण में खत्म की जाएगी। तो इस तरह से अगर आप ये देखें तो बिजली सुधारों की दृष्टि से ये बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है, जहां बिजली वितरण, जो आपके घरों तक बिजली आती है, वहां अब सरकार का एकाधिकार खत्म होगा, प्राइवेटाइजेशन शुरू होगा। हाँ, लेकिन सर इससे पहले भी तो हमने देखा कि बेल आउट दिए गए हैं, वहाँ पे क्या स्थिति उनकी क्या हुई सर, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए दर्शकों को। हाँ, हमको उनको देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कहा ना कि ये समस्या जो है ये पहली कभी हल नहीं होती है। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए। 2012 वाला जो बेल आउट था, जिसमें 1.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, राज्यों को लिक्विडिटी मिली, कोई रिफॉर्म नहीं थे, फिर डिफॉल्ट कर गए डिस्कॉम। उदय आई, बड़ी चर्चित स्कीम 2015 की, 2.9 लाख करोड़ की। सरकार ने बड़ा प्रचार किया था उदय स्कीम का कि डिस्कॉम्स की परिस्थिति से सुधर जाएगी। राज्यों ने 75% कर्ज लिया अपने बकायेदारी का। शुरुआत में सुधार हुए, लेकिन फिर वापस चीजें वहीं के वहीं आ गई। सरकार ने 2015 के ठीक के 5 साल बाद फिर एक नई स्कीम जारी की, बेल आउट की, जो रिवैम्प्ड स्कीम थी, 3.3 लाख करोड़ रुपए की। इसमें डिजिटल मीटर लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुदान दिए गए। कुछ सुधार हुए, लेकिन फिर भी परेशानी बरकरार रही। इसके बाद फिर कोविड के दौरान क्राइसिस हुई, राज्य सरकारें पैसा वसूल नहीं पाई, इंडस्ट्री बंद हो गई, बिजली की खपत गिर गई, तो 1.35 लाख करोड़ रुपए का एक और बेल आउट दिया गया, जिसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, REC से नए कर्ज दिलवाए गए। अस्थायी रूप से राहत मिली, मूल रूप से समस्या नहीं आई। तो इसलिए जो हमने आपको शुरुआत में बताया कि 7.4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डिस्कॉम डूबी हैं। और डिस्कॉम्स का संकट एक दुष्चक्र होता है, एक विशेष साइकिल होता है। डिस्कॉम उपभोक्ताओं से पैसा वसूलती हैं, फिर उसके बाद वो बिजली के बनाने वाली कंपनियों को देती हैं, और फिर ये बकायेदारी जब पूरी नहीं होती तो बिजली बनाने वाली कंपनियां कोयला खनन कंपनियों को पैसा नहीं दे पाती हैं। तो अब ये वित्तीय सुधारों की जो परिस्थिति है वो पहली बार इतने मुखर होकर सरकार प्राइवेटाइजेशन के लिए, डिस्कॉम्स के प्राइवेटाइजेशन के लिए आगे आई है। अब सर ये जो नया बेल आउट की बात हो रही है, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या यहाँ पर भी कोई रिस्क दिखाई दे रहा है आपको?
देखिए अब अगर ये स्कीम बजट से पास हो जाती है आती, क्योंकि इसकी तैयारियां शुरू हो गई, शुरुआती संकेत हमें मिले हैं चूंकि केंद्र सरकार ने जो संकेत दिए हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब राज्यों को और कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर वो रिफॉर्म नहीं करते हैं, प्राइवेटाइज नहीं करते हैं, तो केंद्र का सपोर्ट नहीं होगा, तो ब्लैकआउट होगा, पैसा नहीं होगा तो बिजली नहीं मिलेगी या उन्हें टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे। पावर सेक्टर के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर पावर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन होता तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आधा दर्जन से 1 दर्जन नई बिजली वितरण कंपनियां बाजार में लिस्ट होंगी। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए यह बड़ा अवसर है। और इसके अलावा धीमे धीमे आपको भारत के पावर डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेटाइजेशन होता दिखाई देगा, क्योंकि जो शर्त है उस हिसाब से 26% हिस्सेदारी किसी निजी बिजली कंपनी को देनी होगी, तो प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। निवेशकों के लिए निवेश के नए मौके, हमने शुरुआत में बताया कि भारत की बड़ी निजी कंपनियां, बिजली कंपनियां और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़े जोखिम भी हैं। यूनियंस इसका विरोध करती हैं, राज्य सरकारें प्राइवेटाइजेशन को तैयार नहीं होती। डिस्कॉम के सहारे राज्य सरकारों के पास बेहद ताकत है बिजली के वितरण की, जो उनके हाथ से निकल जाएगी और उसके जरिए बहुत सारी सब्सिडीज और बहुत सारे लोक लुभावन फैसले लेती हैं, जैसे कि बिजली की कीमतें कम करना, मुफ्त बिजली बांटना, तमाम तरीके के फैसले हैं। एक और रिस्क दिख रहा है कि अगर प्राइवेट प्लेयर बड़े पैमाने पर आ गए तो उनकी भी बिजली में मोनोपोली हो सकती है। लेकिन ये रिफॉर्म आने वाले दिनों में भारत के हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे बड़ा रिफॉर्म हो सकता है, अगर ये जो इबारत हमें दिख रही है, जो संकेत या जो प्रावधान हमें मिल रहे हैं, ये एज इट इज लागू किए जाते हैं, तो भारत के पावर सेक्टर में ये एक बड़ा पुनर्गठन हमें दिखाई देगा। जी। इस बीच ग्लोबल मार्केट में कॉपर की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। मंगलवार को लंदन मेटल एक्सचेंज पर भाव 11,146 डॉलर पर टन की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया है। दुनिया भर में खदानों से कॉपर की सप्लाई सीमित है। साथ में चीन और अमेरिका के बीच डील के बाद चीन में मांग बढ़ने की संभावना है। इस वजह से कीमतों में तेजी है। दुनिया भर में चीन कॉपर का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। सर, कॉपर की कीमतों में आप तेजी की क्या बड़ी वजह देख रहे हैं? देखिए, अगर आप नियमित रूप से बोनस पॉइंट और अर्थम देखते हैं तो हम आपको पहले ही एक अर्थम में विस्तार से 2 हफ्ते पहले बता चुके थे कि कॉपर की कीमतों में ये बढ़ोतरी जारी रहेगी। उसकी क्या प्रमुख बड़ी वजहें हैं ये भी हम बता चुके थे। तो हम विस्तार से चाहेंगे कि उस अर्थम को आप दोबारा देखें ताकि आप समझ सकें। कॉपर बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, फंडामेंटल मेटल है ग्रोथ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। इसके बिना आप औद्योगिक प्रगति की या औद्योगिक निवेश की उम्मीद नहीं कर सकते। तो विस्तार से हमने उसमें कॉपर के पूरे स्ट्रक्चर को बताया। लेकिन तात्कालिक तौर पर जो आज की तेजी आई, उसके पीछे 2-3 बड़े ट्रिगर हैं। वो ट्रिगर उसी परिस्थिति से निकल कर आते हैं। एक तो जो चिली की कोडल्को माइन है कॉपर की, उसमें बड़ा डिसरप्शन आया है, उत्पादन में बड़ी गिरावट आई है। इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग माइन में कुछ महीने पहले एक बड़ा भूस्खलन हुआ था, पानी भर गया था उसके अंदर, और वहां पर अभी रिकवरी शुरू नहीं हो पाई है। पेरू की एक माइन है कॉस्टेंशिया, उसमें भी उत्पादन में कमी है। कांगो की जो कमाओ काकुला माइन है, वहां भी उत्पादन में गिरावट दिखाई दे रही है। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रमुख कॉपर माइंस हैं, उन सारी कॉपर माइंस में उत्पादन में गिरावट है। ग्लोबल माइन आउटपुट के बारे में जो संकेत मिल रहे हैं इन माइन से, उस हिसाब से 2027-28 तक तांबे की आपूर्ति खदानों से सामान्य होने की संभावना नहीं है। और कॉपर का डेफिसिट लगातार पिछले 1 साल से चल रहा है, कोविड के बाद से शुरू हुआ है। इधर ईवी में नए बिजली के ग्रिड बनाने के लिए और तमाम उद्योगों में कॉपर की डिमांड आने वाले समय में बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा ग्रीन टेक के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉपर की डिमांड है। नए बायर लेकर आ रहे हैं। भारत सबसे ज़्यादा उलझन में है। भारत में कॉपर की डिमांड करीब 9 से 10% बढ़ी है, इसलिए कॉपर की कीमतें बढ़ी हैं। और जैसे जैसे कॉपर महंगी होती है, आपको एकदम कई सारे उद्योगों में कीमतें बढ़ती दिखाई देती, चाहे वो आपके घर में आने वाला बिजली का वायर हो, चाहे आप कार खरीदने जा रहे हो, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में। तो कॉपर में एक बड़ा स्पष्ट डिमांड सप्लाई मिसमैच दिखाई दे रहा है। मांग बढ़ रही है, खदानों से कॉपर नहीं निकल पा रही है। इसलिए ये हमें रिकॉर्ड तेजी दिखाई दे रही है और आने वाले समय में बनी रहेगी। विस्तृत अगर आप जानना चाहें तो कॉपर के बाजार में क्या चल रहा है, और भी कई दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं कॉपर के बाजार में, इसे जानने के लिए आप अर्थम देख लें 2 हफ्ते पहले। हम टाइमलाइन पर उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो ये सर अभी मान के चले कि अभी ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, है ना सर? हाँ, ऐसा लगता है विपुल जी, क्योंकि देखिए डिमांड सप्लाई मिसमैच बड़ा क्लियर है। माइंस के प्रोडक्शन में गिरावट है और माइंस के प्रोडक्शन को इतनी जल्दी रिकवर नहीं किया जा सकता। जो
स्टॉक्स भी हैं दुनिया में कंपनियों के पास, वो भी सीमित हैं। अच्छा, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ेगा, मंदी की संभावना है, डिमांड टूट जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते बेहतर होने के बाद, इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ कम होने के बाद चीन में भी मांग बढ़ेगी। तो वो मांग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है, वो ऐसे समय पर बढ़ रही है जब कॉपर की आपूर्ति, सप्लाई सीमित है। तो ये महंगाई कॉपर की आने वाले दिनों में बनी रहेगी, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है, बिल्कुल। और बेस मेटल्स और बुलियन की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बावजूद वैश्विक स्तर पर कमोडिटीज की औसत महंगाई अगले 6 साल के निचले स्तर पर आ सकती है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अनाज सस्ता होने की वजह से कमोडिटीज का औसत भाव कम रह सकता है। दुनिया भर में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने की वजह से इसका स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से कीमतों में गिरावट है। सर, एक तरफ जैसा अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, कॉपर महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कमोडिटीज़ की कीमतें घटेंगी। किन कमोडिटीज़ पर दबाव अभी देखने को मिल रहा है और इसका असर किस तरीके से देखने को मिलेगा? कमोडिटी बाजार की तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है। अगर आप प्रेशियस मेटल्स को देखें तो वहाँ तेज बुल रन दिखाई दिया, अभी थोड़ा कम हुआ है सिल्वर और गोल्ड में, प्लेटिनम में भी थोड़ी तेजी दिखाई दी। कॉपर जो फंडामेंटल इंडस्ट्रियल मेटल है उसमें रिकॉर्ड तेजी हमने आपको बताया है, जबकि इसके बरक्स जो बाकी कुछ मेटल्स हैं उनकी मांग में कमी दिखाई दे रही है। तो वर्ल्ड बैंक का जो इंडेक्स है वो 2-3 चीज़ों पर फोकस करता है और इसलिए उसने ये भविष्यवाणी की है कि 2026 में कीमतों में तेज गिरावट आएगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रूड ऑयल। कच्चे तेल की कीमतों में ज़रूर बढ़ोतरी नहीं दिख रही है और लंबा आउटलुक $60 $55 के आसपास का है। हम लगातार नियमित रूप से बोनस पॉइंट में आपको उसके बारे में बताते रहते हैं। $50 से $60 के बीच का लंबा आउटलुक मिल रहा है। तो इंडेक्स में चूंकि क्रूड ऑयल का बड़ा असर है, एनर्जी सबसे बड़ी कमोडिटी है, तो इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक का कमोडिटी का इंडेक्स, वो गिरावट दिखा रहा है। क्रूड सस्ता है तो इसके साथ गैस की कीमतों में भी गिरावट दिखाई दे रही है और बाकी जो हाइड्रोकार्बन ईंधन है उनमें भी गिरावट दिखाई दे रही। इसके अलावा कमोडिटी में एग्रीकल्चर कमोडिटीज की परिस्थिति, कुछ कमोडिटीज महंगी हैं, कुछ कमोडिटीज में हमें नरमी दिखाई दे रही। चावल की कीमतों में हाल फिलहाल में हमने तेजी देखी थी। सोयाबीन को लेकर परिस्थिति थोड़ी स्पष्ट होगी। अमेरिका और चीन के बीच इस संधि के बाद क्या परिस्थिति बनती ये देखा जाएगा। तो मिली जुली तस्वीर है। कई पर जो महत्वपूर्ण कमोडिटीज हैं, एक जो कि बाजार में करेंसी और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करते हैं, गोल्ड वो और कॉपर, इन दोनों में बुलिश ट्रेंड बना दिखाई दे रहा है। एल्युमिनियम की कीमतों में हमने थोड़ी सी गिरावट हाल फिलहाल में देखी है, डिमांड में परिवर्तन के कारण और अमेरिकी टैरिफ के कारण जो ग्लोबल कमोडिटी की सप्लाई चेन बदली है उसका असर हमें दिख रहा है। जी, इस बीच दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों की नौकरियां जाने का सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेजन दुनिया भर में 14,000 लोगों की छंटनी करने जा रही है। इधर जनरल मोटर्स भी 5,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। इसके अलावा मेटा, एप्पल, टारगेट और नेस्ले जैसी कंपनियों में भी छंटनी हुई है। सर, और कौन कौन सी कंपनियां हैं टोटल जो लोग लगातार छंटनी कर रही हैं? ये बड़ा पैराडॉक्सिकल तस्वीर है बाजार की। 2 दिन पहले तक विपुल जी अमेरिका के बाजारों में इस बात की चर्चा थी कि अगर आईटी कंपनियों के और खासतौर से एआई से पर बेस्ड कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं आए तो एआई का बबल बस्ट होने की फटने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू होगी। आईएमएफ ने अपनी एक ताजी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि एआई में एक बबल बन रहा है क्योंकि यहां एक हाइप रैली दिखाई दे रही है, कंपनियां कैश बर्न कर रही हैं, उनके मुनाफे नहीं बढ़ रहे हैं। तो बाजार बिल्कुल एज पर था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार खासतौर पर एज पर था कि अगर एनवीडिया, मेटा और इनके नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो बाजार में यह सेंटीमेंट बनेगा कि एआई है तो बहुत अच्छा लेकिन इससे मुनाफा नहीं आ रहा। नतीजे जब आना शुरू हुए तो तस्वीर बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दी। एआई कंपनियों के मुनाफे अच्छे आए, आईटी कंपनियों के नतीजे फिलहाल बेहतर दिखाई दे रहे हैं और इसलिए इसका दूसरा पहलू जो हमें दिख रहा है कि दुनिया एआई की मेन स्ट्रीमिंग की तरफ बढ़ रही है और इसलिए एआई का जो सबसे भयानक असर था वो अब हमें दिखने लगा है। तो ये जो दूसरी लहर है कटौती की, ये काफ़ी बड़ी है क्योंकि अब कंपनियों को लग रहा है कि एआई के जरिए मुनाफे संतुलित किए जा सकते हैं, लागतों में कमी की जा सकती है। एआई अब इतना विकसित हो चुका है कि वो कई जगह मेन स्ट्रीम कामों में इस्तेमाल हो सकता है। तो आप देखिए अमेजन ने करीब 14,000 कारपोरेट जॉब्स कम किए हैं, जबकि अमेजन इतनी बड़ी दुनिया के सबसे बड़े प्रमुख एम्प्लॉयर्स में से है और
करीब करीब 30,000 जॉब्स खतरे में हैं। भारत में 800 से 1,000 नौकरियां जा सकती हैं। यहां पर अब स्पेसिफिकली और जानना आपके लिए जरूरी है, जो दर्शक इसे देख रहे हैं, कि कहां एआई अब मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन रहा है। एचआर, फाइनेंस, टेक और मिडिल मैनेजमेंट में अमेजन ने एआई को लगाने की तैयारी कर ली है, मुख्य धारा में लाकर। टारगेट, जो कि एक रिटेल चेन है अमेरिका की, उसमें 2,000 ऑफिस जॉब्स खत्म हो रहे हैं। 8% है टोटल कॉर्पोरेट जॉब का। सप्लाई चेन, एनालिटिक्स और फोरकास्टिंग को ऑटोमेट करने जा रही है टारगेट। मेटा 600 से ज़्यादा एआई प्रोडक्ट्स के रोल कटे हुए हैं। जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, इसके लैब्स पर फोकस होगा और खराब प्रदर्शन वाले जो वर्टिकल हैं उनकी नौकरियों में कमी हो रही है। सेल्स फोर्स 4,000 से ज़्यादा कस्टमर सर्विस जॉब्स में कटौती कर रही है। एआई एजेंट्स आ गए हैं जो कि 50% रिक्वेस्ट ग्राहकों की हैंडल कर रहे हैं। नेस्ले 16,000 जॉब्स कट करने जा रही है और बाकी अन्य जगह पोस्टल सर्विसेज में, लुफ्थांसा में करीब 4,000 के आसपास, इंटेल में 24,000 जॉब्स की कटौती होगी। तो ये दूसरी लहर विपुल जी पहली लहर से थोड़ी ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा गहरी दिखाई दे रही है, क्योंकि पहली लहर में आई की जो कि 2023 में आई थी, कोविड के बाद की स्थिति 2022-23 में, उस दौरान जो कटौतियां हुई थी वो एआई आने की संभावना के आधार पर हुई थी। अब जो कटौतियां हो रही हैं वो एआई के परीक्षण के बाद वो कहां क्या काम कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसे लगाने के आधार पर हो रही हैं। तो रोजगार के बाजारों के लिए ये अच्छी नहीं बुरी बल्कि बेहद बुरी खबर है। पर अगर आप निवेशक हैं तो आईटी कंपनियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि दुनिया भर की कंपनियों को ये लग रहा है कि एआई से उनकी लागत में अब कमी हो सकती है। सर, छटने की ये जो नई लहर देखने को मिल रही है, इसमें कोई नया तरह का कोई स्पेशल कोई विशेष ट्रेंड दिखाई दे रहा है क्या सर? कुछ बड़े ट्रेंड्स दिख रहे हैं विपुल जी, और जो जानना जरूरी है। जैसे अमेरिका में 2000 के बाद से 2020 के बाद, कोविड के बाद सबसे बड़ी छटनी हो रही है। करीब करीब 9.46 लाख नौकरियां गई हैं, जिसमें 17,000 नौकरियां एआई से गई हैं और 20,000 नौकरियां ऑटोमेशन से गई, जिसमें रोबोटिक्स और बाकी चीजें आ रही हैं। दुनिया में 2027 तक अब 8.3 करोड़ नौकरियां जाएंगी। हालांकि 6.9 मिलियन, करीब 69-70 लाख नौकरियां नई भी आएंगी, लेकिन एआई मॉनिटरिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़े ही जॉब्स जोड़ सकेंगे। बड़े पैमाने पर नौकरियां एआई से जाएंगी। 40% कंपनियां 2026 तक एआई से कर्मचारियों को बदलने की तैयारी कर रही हैं वो सारी कंपनियां जहां पर मिडिल मैनेजमेंट के काम ज्यादा हैं। मिडिल मैनेजर्स, बैंक ऑफिसेज, एडमिन, एचआर, टेक सपोर्ट रोल्स, ऐसी टीम बना रही हैं जहां पर एआई काम करना शुरू कर रही है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कंपनियों ने ओवर हायरिंग कर ली थी और अपनी जॉब में कटौती कर रही हैं, इसलिए वो लागत को कम करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं कल देख रहा था, आर्क इन्वेस्टमेंट जो कि एक बड़ी ग्लोबल फंड इन्वेस्टर है, जो इनोवेशन फंड कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, उसकी चीफ का एक इंटरव्यू था और उन्होंने कहा कि एआई के पार अब जो बड़ा नया निवेश है वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स में होने जा रहा है, और ह्यूमनॉइड रोबोट्स अब मेन स्ट्रीम हो रहे हैं। तमाम कंपनियों में अब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स के जरिए कराए जाएंगे, जो कि हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग में होगा। इससे कंपनियों को अपनी लागत कम करने में मदद मिलेगी और अब नए निवेशक एआई के बाहर निकलकर ह्यूमनॉइड रोबोट्स में बड़ा निवेश कर रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि बाजार अगले 10 से 15 सालों में 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है। तो बड़ा रीसेट है जो एआई के आने के साथ हमें बाजार में दिख रहा है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी। अमेरिकी बाजार में ब्याज दर अब घट करके 3.75% से 4% के बीच हो गई है। ब्याज दर कटौती के साथ फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि अमेरिका में बेरोजगारी की समस्या अभी बनी हुई है और महंगाई में कमी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। सर, फेड के फैसले पर बाजारों की प्रतिक्रियाएं हमने देखी। प्रेशर अमेरिका में भी रहा, दुनिया भर के बाजारों पर। क्या वजह आप इसकी मान रहे हैं? असल में क्या है कि विपुल जी, फेड जब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रियायत कर देता है तो बाजारों की उम्मीदें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, और हम ये लगातार फेड के साथ फैसलों के साथ देख रहे हैं। बाजारों ने पहले ही मान लिया कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती आएगी। वो जेरोम पावेल से ये सुनना चाहते थे कि दिसंबर में कटौती और की जाएगी।
हालांकि बाजार को ये पता है कि अगर आप डॉट प्लॉट देखें या ट्रेजेक्ट्री देखें तो उस हिसाब से एक दो कटौती की संभावना और बनती दिखाई दे रही है, लेकिन जेरोम पावेल ने खुलकर कुछ नहीं कहा। और जेरोम पावेल ने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्हें बाजार में कटौती की उम्मीद नहीं है, बल्कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है अमेरिका में वो इस समय आंकड़ों की कमी है। शटडाउन को लगभग 1 महीना बीत रहा है, 27-28 दिन हो चुके हैं। फेडरल रिजर्व के पास अर्थव्यवस्था के ताजे आंकड़े उपलब्ध नहीं है और इसलिए उन्होंने कोई डॉविश टोन जिसको कहते हैं मॉनेटरी जबान में कि कोई बड़े उदारीकरण की या बड़ी कटौती के संकेत नहीं दिए। उन्होंने कहा कि डेटा पर निर्भर है, चूंकि नए डेटा नहीं मिल रहे हैं इसलिए पता नहीं चल रहा है कि क्या परिस्थिति है। लेकिन अगर आप इस बयान का दूसरा पहलू देखें तो उन्होंने कहा कि रोजगारों में कमी है, इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा फंड्स की जरूरत है और इसलिए यह कटौती की जा रही। जो आकलन हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से पहली तिमाही में 2026 की पहली तिमाही में या दिसंबर में एक कट और हो सकता है और रिसेशन तक, अगर रिसेशन का खतरा नहीं है तो 75 से 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है, लेकिन वो तत्काल दिसंबर में होगी या उसे टालकर वो जनवरी फरवरी तक ले जाएंगे, ये फेडरल रिजर्व परिस्थितियों में देखेगा। लेकिन बाजार के लिए बयान थोड़ा कम डॉविश था, ज्यादा ब्याज दरों में कटौती के संकेत नहीं दे रहा था, इसलिए हमने देखा कि बाजारों की प्रतिक्रिया, और बाजार काफी ऊंचाई पर भी थे इस फेडरल रिजर्व की घोषणा से पहले। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, अमेरिका के बाजारों में नए रिकॉर्ड हाई बने थे, तो इसलिए भी इसके बाद हमने उसमें मुनाफा वसूली देखी। जी चलिए, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील घोषित होने जा रही है। डील के कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई। अमेरिका ने कहा कि वो चीन के ऊपर प्रस्तावित 100% टैरिफ नहीं लगाएगा। बदले में चीन ने भी कहा कि 1 साल तक अमेरिका को रेयर अर्थ की सप्लाई होती रहेगी। हालांकि डील में एक शर्त यह भी है कि किसी भी पक्ष की तरफ से शर्त तोड़ने पर पहले की पाबंदियां फिर से लागू हो जाएंगी। सर, ये इस डील को लेकर के क्या कुछ फ्रेमवर्क है, समझौते के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या निकल के आए? देखिए विपुल जी, बोनस के दर्शकों को पता होगा, हम लोग लगातार इसे आपको पहले शुरुआत से बता रहे हैं कि ये संधि एक मोटे फ्रेमवर्क पर पहुंच जाएगी, बल्कि इसके पहले संकेत हमको भारतीय कैलेंडर के हिसाब से देखें तो दिवाली के दिन दिखाई दिए थे, जब बुनियादी बातचीत हो गई थी अमेरिका और चीन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच में। तो जो डील हुई है उसके प्रमुख प्रावधान खासे महत्वपूर्ण है और बाजारों ने के लिए पर उनका सकारात्मक असर भी हुआ है। पहली चीज तो ये कि इतने आक्रामक रुख पैतरों के बाद, डोनाल्ड ट्रंप और चीन के बीच टकराव की गंभीर परिस्थिति के बाद, ट्रेड वार के बाद, 120% की ड्यूटी के बाद ये 6 साल में सबसे महत्वपूर्ण बैठक हुई शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। 2 घंटे के आसपास कम से कम बातचीत चली, जिसमें तमाम मुद्दों पर बात हुई। एक किस्म की बर्फ पिघलती वहां दिखी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ की, शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की, लेकिन समझौते बड़े गार्डेड और बड़े सीमित दायरे में रहे। दोनों देश अभी भी सतर्कता बरत रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो चीन के सामानों पर टैरिफ 100% टैरिफ नहीं लगाएगा, घटाकर 37% के आसपास लाए जा सकते हैं, इसके संकेत हैं। चीन ने कहा है कि अगले 12 महीनों तक रेयर अर्थ के निर्यात पर कोई सख्ती नहीं होगी, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी जरूरत थी। दोनों ने एक प्रावधान डाला है जिसका स्नैपबैक का प्रावधान है। इस प्रावधान के कारण अगर कोई भी अपनी शर्त तोड़ता है तो दोबारा पुरानी परिस्थिति पर लौटा जा सकता है। कहा जा रहा है कि चीन ने रेयर अर्थ का इस्तेमाल लगभग लोडेड गन की तरह किया, मेज पर रख करके। अगर आपको रेयर अर्थ चाहिए तो फिर इन शर्तों पर ड्यूटी कम करनी होगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से 2 बड़े फायदे यहां से मिले, क्योंकि एक तो फेंटेनिल बड़ा मुद्दा है अमेरिका में। फेंटेनिल के कारण का नशे की दवा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका की पुरानी मांग थी। चीन ने इस केमिकल के उत्पादन पर सख्ती का वादा किया, और दूसरा चीन ने सोयाबीन और अनाज की बड़ी खरीद पर सहमति जाहिर कर दी। तो अगर आप गौर से देखें तो 2018 वाली प्लेबुक थी। 2018 में जैसे डोनाल्ड ट्रंप और चीन के बीच टकराव शुरू हुआ था, फिर सहमति हुई थी, इसी तरीके की लगभग वैसी ही बात हुई। लेकिन ऐसा संकेत मिल रहा है कि 2018 में सोयाबीन और अनाज की खरीद को लेकर जो टाइमलाइंस थी, जो नियम और शर्तें थी, वो थोड़ी ढीली डाली थी। इस बार अमेरिका ने उन्हें सख्ती से लागू करने के लिए कहा है, ताकि सोयाबीन और अनाज, अमेरिका का अनाज चीन के बाजार में पहुंच सके। तो संधि पॉज है, दोस्ती पूरी नहीं है, लेकिन विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है चीन और अमेरिका के बीच में। विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सर,
अभी जो है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर इन दोनों देशों के बीच में टकराव दिखाई दे रहा है और यहां से आगे की राह आपको कैसे दिखाई दे रही है? बहुत सारे मुद्दे हैं विपुल जी। शी जिनपिंग ने उस बैठक में कहा कि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच थोड़ा बहुत फ्रिक्शन जरूरी है। ये बात मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत में शी जिनपिंग की तरफ से कही गई। देखिए, चिप्स के आईपीआर के मामले, एआई टेक्नोलॉजी के मामले फंसे हुए हैं। ताइवान और सैन्य तनाव को लेकर जो चीजें हैं उन पर कोई समझौता नहीं हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी के सवाल हैं। चीन जो अपने उत्पादों पर सब्सिडी देता वो मुद्दे हैं। यूएस चाहता है कि टिकटॉक का यूएस बिजनेस बिक जाए। चीन कहता है कि को बेचने से पहले चिप्स और सॉफ्टवेयर के नियम और ज्यादा साफ हो। तो अभी ये विवादित मुद्दे फंसे हुए हैं। अगले साल मार्च में एक और बैठक होने की संभावना है। तो एक काम चलाऊ डील फिक्स कर ली है ट्रंप और शी जिनपिंग ने। दुनिया के बाजारों के लिए ये खुशी का मौका है। सतर्क हैं, डर कम हुआ है, भरोसा पूरा भरोसा नहीं है। लेकिन दोनों नेताओं ने अपने अपने घर के लिए में बताने के लिए, अपने अपने देश में बताने के लिए जीत के मैसेज तो तैयार कर ही लिए। दोनों की शर्तें, ना तुम जीते ना हमारे, या दोनों जीत गए, जिसको कहें आप, एक विन विन डील करके कि डोनाल्ड ट्रंप वापस निकले हैं अमेरिका के लिए। जी। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका जल्द ट्रेड डील करने जा रहे हैं। ट्रंप ने बुधवार को दक्षिण कोरिया में ये बयान दिया और उधर भारतीय ऑयल रिफाइनिंग कंपनी HMEL ने घोषणा की कि वे प्रतिबंधों की वजह से रूस से तेल खरीद बंद करने जा रही है। HMEL देश की पहली कंपनी है जिसने रूस से तेल खरीद रोकने की बात कही गई। माना जा रहा है कि रूस से तेल खरीद घटाए जाने के बाद ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ रही है। सर, भारत और अमेरिका के बीच डील को लेकर के अभी की सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है? देखिए, भारत के लिए विपुल जी स्थिति पेचीदा हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी डील की हैं उसमें उनकी अपनी शर्तें लागू हुई हैं। उन्होंने जापान को अपना चावल और बीफ बेचा है, चीन को सोयाबीन और अनाज बेचा है, कोरिया और जापान से इन्वेस्टमेंट वापस लिया है। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप बढ़त के साथ अपनी शर्तों पर संधि कर रहे हैं और उन्होंने एक तरह से भारत को इस बात के लिए बाध्य किया है कि वो रूस का तेल लेना बंद करे और भारत की तेल कंपनियां आधिकारिक रूप से ऐसा कह रही। अब जब डील की मेज पर भारतीय पक्ष बैठेगा तो डोनाल्ड ट्रंप कौन सी नई शर्तें लेकर आएंगे। वो लगातार भारत के को अपना कॉर्न, सोयाबीन और डेयरी प्रोडक्ट बेचने की शर्तें लगा रहे हैं। क्या भारत इन दबावों को नकार पाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन शर्तों को दुनिया में मनवाते हुए आ रहे हैं और इसलिए भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ताओं पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी, क्योंकि बाकी सारी डील्स क्लोज हो गई और यहां से एक जबरदस्त खींचतान दोनों देशों के बीच में शुरू होगी। भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दबाव को नकार पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि कच्चे तेल के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को एक किस्म से बढ़त मिली है। तो इसलिए फिंगर्स क्रॉस्ड हैं डील को लेकर। भारत इसे कैसे डील करेगा? डोनाल्ड ट्रंप जीत के उत्साह के साथ वापस अमेरिका पहुंचे हैं, ये देखना होगा और इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण विषयों पे अपना विश्लेषण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बोनस पॉइंट में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए द बोनस चैनल के साथ। मुझको इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.